नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPRCA का प्रीवियस पेपर। देखो, HPRCA ही मैं कह रहा हूँ, मैं HPSSC की बात नहीं कर रहा हूँ। HPRCA जो है वो TGT से पहले एक पेपर जो है वो कंडक्ट करवा चुका है और उस पेपर का रिजल्ट भी जो है वो आ चुका है। तो ये HPRCA का एक प्रीवियस पेपर है जो HPRCA के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन HPRCA अभी तक जो है पूछ चुका है और कैसे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि HPRCA बहुत ज़्यादा टाइम पेपर को करवाने में लेगा या फिर HPRCA जो है वो रिज़ल्ट निकालने में बहुत टाइम लेगा, तो जब बात चली थी HPRCA बनाने की तो उस टाइम कहा गया था कि पेपर ऑनलाइन होगा और ये पेपर ऑनलाइन ही हो रहा है। और उस टाइम ये भी कहा गया था कि पेपर का रिज़ल्ट जो है वो कुछ एक टाइम में आ जाएगा, मतलब जो भी टाइम डिसाइड करेंगे उस 5, 6, 7, 8, 10 महीनों में आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी को जो है वो जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करें। और अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन हिमाचल प्रदेश इन 2011 वाज अराउंड। तो बोलते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार 2011 में हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत लगभग क्या था। देखो, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हिमाचल का 2011 का एक डाटा दिया गया था जिसमें बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन है वो लगभग 8% जो है वो थी। 8% ऑप्शन बी जो है वो उसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 8% पॉपुलेशन जो था वो हिमाचल प्रदेश की थी, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हम कुछ डाटा जो है वो देख लेते हैं, उसको याद भी रखेंगे साथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का एरिया 55,673 था। हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग जो था वो 68.65 लाख जो था वो थी। इसमें से मेल पॉपुलेशन जो हिमाचल प्रदेश की थी वो 34.82 लाख जो था वो थी, 34.82 लाख थी। फीमेल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 33.83% जो था वो थी। और इसमें से भी हम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो रूरल पॉपुलेशन हिमाचल की 61.76% थी। अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो 6.89 लाख थी। ये लाख में है, परसेंट तो नहीं बोल दिया मैंने, लाख में ही सारी है। मेल पॉपुलेशन 34.82 लाख, फीमेल 33.83 लाख, रूरल जो था वो 61.76 लाख और अर्बन 6.89 लाख। ये सारी पॉपुलेशन जो था वो इस तरह से हिमाचल की थी। इतना सा ध्यान रख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार आप ये आंकड़ा इतना सा याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इन 14th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इलेक्टेड इन 2022 हाउ फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि 2011 में जो है वो भारतीय जो कांग्रेस की सरकार आई थी 2022 में 14वीं नंबर की विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। तो 14th जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी सीटें जो था वो थी। हम प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो भी देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में 40 सीटें जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो 68 विधानसभा की सीट्स पूरे हिमाचल में है, 40 इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो है, बाकी की जो बच जाती हैं 28 वो भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रेजेंट टाइम में आती हैं। और इंडियन जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एक भी कैंडिडेट हिमाचल में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तक की बात सिमटकर जो है वो रह गई। अब हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि जब इलेक्शन हुए 14वीं नंबर के विधानसभा के तो उस टाइम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बनते हैं। उस टाइम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री तो बनते हैं, परंतु हमारे पास एक जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली बार हिमाचल में बनाए गए। तो हिमाचल के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया, वो मुकेश अग्निहोत्री को जो था वो बनाया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया गया, वो जयराम ठाकुर को जो था वो बनाया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर बने। हमारे पास हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो 14th नंबर की है उसके स्पीकर भी बनाए गए। स्पीकर किसको बनाया गया, कुलदीप सिंह पठानिया को बनाया गया। डेप्यूटी स्पीकर भी बनाया गया। डेप्यूटी स्पीकर जो बनाया गया वो विनय कुमार को जो था वो बनाया गया था। तो इनके बारे में ध्यान रखना, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया। ये जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा अभी है उसमें कितने कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी के हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं वो सारा पता चल गया। हम महिलाओं की भी क्यों ना बात कर ही लें, 3 महिलाएं प्रेजेंट टाइम में तो हैं ही हैं। ये 3 महिलाएं हैं, एक है पच्छाद से जो था वो रीना कश्यप जो है वो हैं। रीना कश्यप भारतीय जनता पार्टी से जो है वो संबंध रखती हैं। इसके अलावा जो है वो एक लाहौल स्पीति से है अनुराधा। लाहौल स्पीति में एक ही विधानसभा की सीट है और एक ही जो विधानसभा की सीट है उससे अनुराधा जो है वो चुनकर आई हैं। अनुराधा राणा उनका नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये है। तीसरी जो महिला कैंडिडेट है
है वो मुख्यमंत्री की वाइफ है। मुख्यमंत्री की वाइफ जो है उनका नाम क्या है, कमलेश ठाकुर उनका नाम है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की देहरा सीट से जो है वो चुनकर जो है वो आई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही ऑब्वियसली वो भी है। तो इतना सा आपको यहाँ से याद रह जाएगा इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड एट। तो बोलते हैं लाहौल स्पीति का जो जिला मुख्यालय या फिर प्रशासनिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। लाहौल स्पीति का जो जिला मुख्यालय या फिर प्रशासनिक केंद्र है वो केलोंग में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये केलोंग कहाँ पर आता है? केलोंग लाहौल स्पीति में आता है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थित है। हमारे पास ऐसे ही जो है वो लाहौल और स्पीति जो है वो अलग अलग दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लाहौल स्पीति का अगर हम बात करते हैं तो काजा में वैसे इसका सेंटर मान लिया जाता है। पूरे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का तो केलोंग में ही है। हमारे पास जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है। रिकांगपिओ में जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है। किन्नौर के अलावा सिरमौर की बात करें, नाहन में सिरमौर का हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है धर्मशाला में आता है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर या फिर जिनके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहीं और है, परंतु मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं जैसे कि बिलासपुर हो गया, बिलासपुर का सेंटर बिलासपुर में ही है। हेडक्वार्टर हमीरपुर का हमीरपुर में ही है। मंडी का मंडी में ही जो है वो है। ऊना का ऊना में ही है। सोलन का सोलन में ही है। शिमला का शिमला में ही है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं जिनका हेडक्वार्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो वहीं पर है जहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इतना सा यहाँ से आपको याद रह जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे भी नहीं। हाँ, चंबा की हम बात करते हैं। चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में ही है, परंतु चंबा का दूरदराज क्षेत्र जो पांगी है, पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है। किलाड़ इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी नदी जो है वो बारालाचा दर्रे के समीप से जो है वो निकलती है हिमाचल में। बारालाचा दर्रे के समीप से जो है वो चेनाब नदी जो है वो निकलती है। ये वही चेनाब नदी है जो हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर जो है वो बहती है। चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। चंद्र और भागा दो अलग अलग नदियां हैं। तांडी नामक स्थान पर आपस में ये मिलती हैं। उसके बाद तांडी के बाद चंबा में ये एंटर कर जाती हैं। फिर इनको चेनाब बोलते हैं। आगे चलकर जो है वो कश्मीर में एंटर करती हैं। कश्मीर के बाद आगे चलकर ये इंडस नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी जिसको बोलते हैं। सिंधु के बाद ये अराबियन नदी अराबियन सी में जाकर जो है वो मिलती हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं लिखा हुआ इसके बारे में। ऐसा है इसके बारे में कि इसका वैदिक नाम जो है वो अस्किनी है। संस्कृत नाम जो है वो चंद्राभागा है। ये चंद्रा और भागा नदियां दो मिलती हैं आपस में तांडी नामक स्थान पर। वहाँ से ये बनती है। बारालाचा से ये ओरिजिन होता है इसका। ट्राइब्यूटरीज इसकी मियार नाला आती है। सेचू नाला इसकी आती है। छोबिया, मोरू, कालीचो, चिन्नी, ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज आती हैं। हिमाचल में 122 किलोमीटर बहती हैं। इसकी जो कैचमेंट एरिया है वो 7500 स्क्वायर किलोमीटर आता है। ये पांगी में जो है वो एंटर करती है भुजिंद नामक स्थान पर। पांगी यानी कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा को संसारी नाला के समीप जो है छोड़ जाती है। और उसके बाद जो है ये आगे चलकर जो है वो चंबा को छोड़ने के बाद कश्मीर में एंटर कर जाती हैं। और लार्जेस्ट ये इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हिमाचल की नदी है। इंडस नदी जो है ये बनती है इंडस नदी में मिलती है आगे जाकर, और अराबियन सी में वो आगे जाकर फॉल कर जाती है। तो इतना आपने चेनाब के बारे में जो है सारा ध्यान रखना है। ये चेनाब के बारे में हमारे पास इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर सारी की सारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशो है वो इनमें से किस जिले की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। असल में पूछा गया है कि हाईएस्ट सेक्स रेशो इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं कि किस जिले की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो हमें पता चलता है कि ये जो 4 जिले दिए गए हैं इनमें से कांगड़ा जिले की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑप्शन वाइज की, जो ऑप्शन दिए गए हैं किस जिले की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है, तो पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो पहले ध्यान रखना कि 972 जो है वो पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो है। उसमें से अगर हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले देखते हैं तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो 1012 है। 1012 जो है वो इसकी सेक्स रेशो है। किन्नौर जिले की सेक्स रेशो की बात करते हैं तो 819 किन्नौर की सेक्स रेशो है। लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो 903 जो है वो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो है। बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर की 981 जो है वो सेक्स रेशो है। तो ये इनकी सेक्स रेशो जो है वो यहाँ पर दी गई है। अच्छा, ये सेक्स रेशो आपको पता चल गई यहाँ पर कि किस जिले की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है, इसके अलावा कई बार ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2011 के अनुसार कितनी सेक्स रेशो थी, 2001 के अनुसार सेक्स रेशो पूछ लेंगे। 968 जो था वो 2001 के अकॉर्डिंग थी। 1991 के अकॉर्डिंग जो था वो कितनी थी, 1991 के अकॉर्डिंग 976 जो था वो थी। 1981 के अकॉर्डिंग जो था वो कितनी थी, वो 973 जो था वो हुआ करती थी। 1971 के अकॉर्डिंग जो था वो कितनी थी, वो 958 जो था वो हुआ करती थी। इतनी सेक्स रेशो जो था वो हिमाचल की रह चुकी है। अलग अलग टाइम में जो है ये सेक्स रेशो जो है वो हिमाचल की रह चुकी है। अब ये सेक्स रेशो ध्यान रखनी है 1971 की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो मिला था। हिमाचल जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था।
ठीक है। सेक्स रेशो के बारे में पता चल गया, कौन से ईयर में कितनी थी वो पता चल गया, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी है वो पता चल गया। अच्छा, ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने देख ली कि कांगड़ा की हाईएस्ट है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना अगर हमीरपुर भी ऑप्शन में दिया हुआ। हमीरपुर अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो हमीरपुर की जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर की जो सेक्स रेशो है वो 1095 जो है वो आती है। यहाँ पर कांगड़ा इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि कांगड़ा ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। अब हमीरपुर अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ध्यान रखें कि हमीरपुर ही टिक कर आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एवरी ईयर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश होस्ट मिंजर फेयर। तो बोलते हैं कि हर साल ये मिंजर मेला मनाया जाता है, ये कहाँ पर जो है वो मनाया जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिंजर मेले को जो है वो होस्ट करता है। अगर हम मिंजर मेले की बात करते हैं कि मिंजर मेले को जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होस्ट करता है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिंजर मेले को जो है वो होस्ट करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का ये मेला यहाँ पर होता है, राबी नदी के किनारे ये होता है, राजा साहिल वर्मन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को तक जो है वो चलता है। हाईकोर्ट के एग्जाम में एक सूही मेला पूछा गया था कि सूही मेला जो है वो कब मनाया जाता है, तो सूही मेला जो है वो मनाया जाता है अप्रैल के महीने में और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाता है। सूही के अलावा जो है वो भरमौर यात्रा होती है, ये चंबा में होती है, अगस्त के महीने में होती है। छतराड़ी यात्रा होती है, चंबा में होती है, सितंबर के महीने में जो है वो होती है। चेरवेल फेस्टिवल भी चंबा में होता है, इसको पृथ्वी पूजा भी कहते हैं। इस दिन किसान अपने बैलों को खेतों में नहीं ले जाते, उनको आराम जो है वो दिया जाता है। तो ये आपने चंबा के अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है वो ध्यान रखने। हिमाचल में बहुत सारे फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं, परंतु देखो यहाँ पर बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। अब ज़रूरी नहीं कि HPRC आने वाले टाइम में भी जो है वो ऐसा ही आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे, वो थोड़ा सा टफ कर क्वेश्चन को जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले का माइंडसेट कुछ भी हो सकता है। हर बार एक ही इंसान तो पेपर सेट नहीं करेगा, परंतु पैटर्न सेम रह सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उनका जो जन्म था वो कहाँ पर जो था वो हुआ था। अब जयराम ठाकुर जी के जन्म को लेकर अगर हम बात करते हैं कि ठाकुर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म जो था वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो था वो हुआ था। मंडी में ये पैदा हुआ थे, मंडी से ही जो है वो MLA ये बनते हैं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इससे पहले एक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मंडी में भी एक टांडी विलेज आता है, वहाँ पर वो लाहौल स्पीति वाला टांडी नहीं है, ये अलग से टांडी विलेज आता है थुनाग क्षेत्र में, जहाँ पर इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो MLA भी बने। अब इनके MLA बनने की अगर हम बात करते हैं कि किस किस तरह से कब कब ये MLA जो था वो बने थे, तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि 1998 में भी बने, 2003 में भी बने, 2007 में भी जो था वो बने थे। उसके बाद 2009 में इनको मिनिस्टर बना दिया गया, 2012 में बने, 2012 के बाद जो है 2012 में चौथी बार बने थे, 2017 में भी बने, 2017 के बाद 2022 में इलेक्शन हुए तब भी ये MLA जो था वो बने। तो काफ़ी बार ये MLA जो है वो रह चुके हैं। और जयराम ठाकुर जी का जन्म क्षेत्र आपको पता चल गया मंडी से है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे ही प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कहाँ पर पैदा हुए, वो हमीरपुर में ही पैदा हुए। हमीरपुर के नदौन क्षेत्र से वो MLA बनते हैं, वहाँ से जो है इनका संबंध जो है वो है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो है वो आपने इतना जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के अपकमिंग TGT जैसे एग्जाम्स के लिए, JBT जैसे एग्जाम्स के लिए, या फिर आने वाले और भी एग्जाम हैं हमारे पास HPRC के, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, राज्य चयन आयोग के अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 1 लेगा, आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा, आपके जो है वो हाई कोर्ट का एग्जाम होगा, कांस्टेबल का एग्जाम होगा, उनके लिए तैयारी करें तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी जो स्लॉट 2 चला हुआ है इस टेस्ट सीरीज को, उसमें कहा गया था कि थोड़ी सी सीटें एक्सटेंड कर दो, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो थोड़ी सी सीटें जो है वो एक्सटेंड की गई हैं। इसमें टाइमली आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट पर स्लॉट 2 को जो है वो आप अवेल जो है वो कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में स्लॉट 2 का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोलते हैं इन 2021-22 द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टूड एट अराउंड। तो बोलते हैं कि 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में कुल सकल मूल्य वृद्धि जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडिटेड है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा। अब देखो, जब HPSSC पेपर लेता था तो वो इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछता था, परंतु HPRC के द्वारा यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी आपको जो है वो तैयार जो है वो रहना है। अब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की जो है वो बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो अराउंड 14% जो है 2021-22 में था। अभी लेटेस्ट डाटा मुझे GVA में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
सेक्टर का कोई भी देखने को जो है वो नहीं मिला, परंतु हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक डाटा हम ज़रूर यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, तो कितने लोगों को, कितने % लोगों को जो है ये रोज़गार जो है वो देता है। एक वो क्वेश्चन बनता है जो हम मिशन अलाइड में पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितने लोगों को ये रोज़गार देता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जीवीए में जो है वो टोटल इंडस्ट्री सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूट करता है। ये डाटा जो है वो ऑफिशियल है हमारे पास। एक तो हो गया जीवीए में, एक हो गया इंडस्ट्री सेक्टर की जीवीए में ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 65.49% जो है वो वहाँ पर कंट्रीब्यूट जो है वो करता है, 65.49% वहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। और एक्सपेक्टेड क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ग्रो करेगा, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.1% जो है वो ग्रो करने की संभावना जो है वो है। अब हम रोजगार वाले मुद्दे पर आते हैं कि कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो देता है, कितने % लोगों को एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पर रोजगार जो है वो मिला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम बात करते हैं तो 41% जो है वो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हमारे पास जो अलग अलग सेक्टर दिए गए हैं उन अलग अलग सेक्टरों में जो है वो हमें माइनिंग एंड क्वायरिंग में जो है वो कितने लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। माइनिंग और क्वायरिंग में 0% लोग देखने को हमें मिलते हैं, 2023-24 का जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा है। इसके अलावा जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयड देखने को मिलते हैं 55%, और उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में 4% लोग जो है वो देखने को जो है वो मिलते हैं। तो इस तरह से जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। 55% जो कंस्ट्रक्शन में है, 41% मैन्युफैक्चरिंग में है, इलेक्ट्रिसिटी और अदर में जो है वो 4% है, माइनिंग क्वेरिंग में जो है वो 0% है। तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट वाला डाटा याद रखना, वो भी डाटा एग्जाम में पूछा जाता है। और 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर ये डाटा आपने याद किए हुए हैं, ये डाटा कहीं से भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, चाहे पेपर 1 में चाहे HPRC के एग्जाम में। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज बिल्ट बाय गुफर राजाज, एक्चुअली में यहाँ पर गुलेर होगा, गुलेर राजा, and is approached by an uphill climb that goes through dense pine forest। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किला गुलेर होगा। यहाँ पर गुलेर राजा द्वारा बनाया गया था, घने देवदार के जंगलों से होकर जाने वाली एक चढ़ाई से संपर्क किया जाता है। तो कौन सा इनमें से किला ऐसा है जो गुलेर के राजा के द्वारा बनवाया गया था, तो वो जो है वो कोटला फोर्ट जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो कोटला फोर्ट हो जाएगा। गुलेर की जब भी हमने बात की है तो गुलेर के बारे में हमने क्या जान रखा है कि गुलेर जो था वो कांगड़ा की ही एक शाखा जो था वो हुआ करती थी। गुलेर किसकी? कांगड़ा की ही एक शाखा हुआ करती थी, कांगड़ा से अलग होकर ही जो था वो गुलेर बना था। इसकी मैंने पूरी बात भी आपको बताई थी कि कैसे जो था वो गुलेर की स्थापना जो था वो हुई थी। कांगड़ा के एक राजा जो था वो हुआ करते थे जिनका नाम जो था वो हरिचंद था। एक बार शिकार पर गए, वहां पर कुएं में जाकर गिर गए, लोगों ने सोचा कि अब वो नहीं रहे हैं तो उनके भाई को राजा बना दिया गया। जब वो असल में वो जिंदा थे, हरिचंद बाहर निकले कुएं में किसी की सहायता से, तो देखा उन्होंने कि उनके भाई राजा बन गए, तो उन्होंने डिस्टर्ब करना नहीं चाहा और अपनी एक रियासत बना ली 1405 में, जिसको गुलेर नाम उन्होंने जो था वो दिया था। यहाँ के ही एक राजा थे जिनके द्वारा जो था ये कोटला फोर्ट भी जो था वो बनवाया गया था। कोटला फोर्ट का भी पता चल गया, गुलेर रियासत का भी पता चल गया किस तरह से जो है वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। गुलेर के ही एक राजा थे जिनका नाम मान सिंह था। इनकी बहादुरी के लिए शाहजहां के द्वारा इनको शेर अफगान की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। मान सिंह के द्वारा मानगढ़ का किला भी जो था वो बनवाया गया था। एक मानगढ़ का किला है वहाँ पर, वो अलग से मान सिंह के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ठीक है जी। और गुलेर रियासत के बारे में आपने एक और बात नोट करनी है कि इस रियासत की जो राजधानी हुआ करती थी वो हरिपुर में हुआ करती थी। हरिपुर किला भी जो था वो यहाँ पर एक बनाया गया था। ठीक, गुलेर के बारे में क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एट खादर मांझरी एंड सेपरेट कियादादून फ्रॉम देहरादून। तो बोलते हैं कौन सी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में खादर मांझरी में प्रवेश करती है सिरमौर जिले में और कियादादून को देहरादून से अलग करती है। तो ये ऑब्वियसली यमुना नदी ही है, क्योंकि सिरमौर में वही एक बड़ी नदी हमारे पास बहती है, परंतु हिमाचल प्रदेश की ये सबसे छोटी नदी भी जो है वो कही जाती है। उसके बाद हिमाचल में ये खादर मांझरी में जो है वो एंटर कर जाती है। ताजेवाला कश्मीर हिमाचल को ये छोड़ भी देती है। ये जो सिरमौर जिला है इसको छोड़ देती है। यहाँ पर ये सिरमौर जिले को छोड़ने के बाद जो है ये आगे चलकर जो है वो हरियाणा में जो है वो एंटर कर जाती है। वहाँ पर एंटर कर जाती है ये। अब ठीक है, हरियाणा में ये एंटर कर जाती है।
हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी भी ये है। यमुना नदी के बारे में अगर आप कुछ और भी जानेंगे तो वैदिक नाम इसका जो है वो कालिंदी आ जाता है। इसकी बहुत सारी अलग अलग सहायक नदियाँ हिमाचल में बनती हैं। टॉन्स बनती है, बब्बर बनती है, गिरी बनती है, जलाल बनती है, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ जो है वो बनती हैं। कहाँ पर एंटर करती हैं, कहाँ पर छोड़ जाती हैं, वो आपको पता चल गया। इसकी भी सहायक नदियों की सहायक नदियाँ आगे चलकर बनती हैं, वो अलग से क्वेश्चन आ जाता है। परंतु यमुना जब हरियाणा के बाद भी दिल्ली में प्रवेश करती है तो दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। वो क्वेश्चन हमने जीके में पढ़ा था, उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा था, जो HPRC वाली सीरीज है उसमें जो था वो अलग से हमने पढ़ा था। तो यमुना नदी के बारे में इतना सा ध्यान रखना, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पक्का पूरे नंबर जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। परंतु पता है ना, पेपर 1 जब हुआ था तो कैसे उसने सबको हिलाकर रख दिया था। तो HPRC के लिए भी उसी स्टैंडर्ड की तैयारी जो है वो बनाकर रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ वीरभद्र सिंह अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो पहले पूछा गया था जयराम ठाकुर जी का जन्म, अब वीरभद्र सिंह जी का पूछा गया है जो कि सबसे ज़्यादा बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वो शिमला में जो था वो पैदा हुए थे। शिमला ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब शिमला में वो पैदा हुए थे। हिमाचल के जो है वो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगभग 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जो था वो रहे। अब 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे तो कब कब हिमाचल के मुख्यमंत्री बने वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बार ये हिमाचल के मुख्यमंत्री कब बने थे, 1983 में जो था वो सबसे पहली बार बने थे, 1985 तक रहे थे। दूसरी बार 1985 में बने, 1990 तक रहे। तीसरी बार 1993 में बने, 1998 तक रहे। चौथी बार 1998 में बने और पांचवी बार 2003 से 2007 तक बने और उसके बाद छठी बार जो था वो 2012 से 2017 तक जो था वो बने। और अभी जो है इनका देहांत हो चुका है तो इनका एक स्टैचू बनाया जा रहा है शिमला के रिज मैदान पर। वो मिशन अलाइड पर हमने अलग से क्वेश्चन पढ़ा था। गिरिराज पत्रिका में भी हमने इनका एक क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। हाँ, गिरिराज पत्रिका में स्टैचू वाला क्वेश्चन जो था वो डिस्कस हुआ था। जब भी इसका इनॉग्रेशन होगा तब भी ये एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा। पहली बार हिमाचल के जो मुख्यमंत्री बने वो परमार साहब बने, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 4 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, 1952 से 56 तक, 1963 से 67 तक, 1967 से 72 तक, 1972 से 1977 तक। अब YS परमार जी की अगर बात हो ही रही है तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी तो पता होना चाहिए। अगर परमार साहब की बात करते हैं तो ये सिरमौर जिले से जो था वो संबंध रखते थे, क्या सिरमौर में ही इनका जन्म जो था वो हुआ था। अब क्वेश्चन ये बनेगा। तो देखो YS परमार जी का जो है वो 4 अगस्त 1906 को जो है वो जन्म होता है और 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के चनलग गाँव में जो है वो इनका जन्म जो है वो होता है। तो इनका जन्म सिरमौर जिले में जो था वो हुआ था। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी गलत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज अलोन रेसिपिएंट ऑफ पद्म अवार्ड 2023 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो 2023 का पद्म अवार्ड पूछा गया है। उस टाइम ये नेकराम शर्मा को दिया गया था। किसान है नेकराम शर्मा जी, इनको जो था वो दिया गया था। परंतु उसके बाद एक बार फिर से जो है वो पद्म अवार्ड जो है वो मिल चुका है। पद्म अवार्ड जो है वो अभी किसको जो है वो मिला है, पद्म अवार्ड जो है वो अभी जो है वो हरिमन शर्मा को जो है वो मिला है। अब इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। ये जो हरिमन शर्मा है ये बिलासपुर जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। 2025 में इनको पद्म अवार्ड जो है वो मिला है। इनको जो पद्म अवार्ड मिला है, इन्होंने एप्पल में अच्छा काम किया है। एप्पल की इन्होंने एक नई किस्म भी जो है वो बनाई है, उसके लिए इनको जो है वो अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब HRMN कर पूछा जाता है क्वेश्चन कि HRMN 99 जो है वो किसकी वैरायटी है। तो HRMN जो 99 है वो एप्पल की जो है वो वैरायटी है और ये हरिमन जी के द्वारा ही जो है वो तैयार की गई है। इनके द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर जो है सेब के पौधे लगाए गए हैं। हिमाचल में तो लगाए ही गए हैं परंतु अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर इन्होंने सेब के पौधे लगाए। कंट्रीज़ में लगाए, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री जी के आवास में इन्होंने सेब के पौधे लगाए। तो इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस फील्ड में है, काफ़ी परफेक्शन जो है वो इनके इस फील्ड में जो है वो है। तो नेकराम शर्मा जी 2023 वाले, 2025 वाले हरिमन शर्मा जी, इनके नाम भी नोट हो गए। इनके द्वारा बनाई गई जो एप्पल की वैरायटी है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया है उसका नाम भी पता चल गया। अब देखो ये जो हम HPRCA वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं और मिशन अलाइड में ही मैंने इसको ऐड कर दिया है। डिटेल में डिस्कस करना है तो हम पार्ट वाइज ही डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी करेंगे तो बहुत जल्दी कर जो है वो सफलता जल्दी मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आराम से करेंगे और बहुत अच्छे से जो है वो करेंगे। तो इतना हम करेंगे। अगला हम पार्ट 2 में हिमाचल जीके ही कवर करेंगे और पार्ट 2 में लगभग सारी हिमाचल जीके कवर कर ही लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दर पूछी गई है मिशन अलाइड के। इससे पिछले पार्ट में मैंने आपको डिटेल से बताई थी हिमाचल की बेरोजगारी दर कितनी है। हिमाचल प्रदेश में जो रूरल क्षेत्रों में, अर्बन क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर है, पुरुषों की बेरोजगारी दर है, वो सारा मैंने वहाँ से आपको बताया था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर जो है वो बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है अगर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स की अपडेट मिलती रहे, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपको सारी मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।